हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और मैं फिर आपके लिए एक बार लेकर आ गया हूँ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है, और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो पाना चाहते हैं तो उसके मतलब वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, वो भी बिना मतलब फ्री में एकदम। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिना घाव का हड्डी टूट जाना क्या कहलाता है। ठीक है, बिना घाव का हड्डी टूट जाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सिंपल फ्रैक्चर, यानी साधारण फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, सिंपल फ्रैक्चर। इसमें होता क्या है, इसमें जो हड्डी टूटती है तो ना तो ऊपर मतलब जख्म होता है ना त्वचा फटती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हड्डी टूट जाती है, ना तो मतलब त्वचा फटेगी ना उसमें जख्म होगा। ठीक है, तो ऐसे जो कंडीशन में हड्डी टूटती है इसको क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, आपको बता दें फ्रैक्चर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फ्रैक्चर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कंप्लीट फ्रैक्चर, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर और सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, तो जो कंप्लीट फ्रैक्चर होता है उसमें हड्डी 2 या 2 से अधिक भागों में पूर्ण रूप से टूट जाती है। ठीक है, जो हड्डी होती है 2 जगह टूटेगी या 2 से अधिक जगहों से टूट जाती है और पूर्ण रूप से टूट जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब उसमें लगी रहे या ज्वाइंट लगा रहे हल्का फुल्का, ऐसा नहीं। 2 या 2 से अधिक जगहों से भी टूट सकती है और पूर्ण रूप से टूट ही जाएगी, अलग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हड्डी जो होती है टूटकर पूर्ण रूप से अलग नहीं होती है। ठीक है, जो हड्डी होती है टूट जाती है लेकिन उसमें क्या होता है, अलगाव नहीं होता, पूर्ण रूप से अलग नहीं होती है। ठीक है, जब हड्डी टूटेगी और मतलब वो जुड़ी रहे, हल्की हल्की टूट जाती है और जुड़ी रहती है, मतलब कहने का मतलब यही है कि हड्डी टूटेगी लेकिन पूर्ण रूप से उसमें से अलग नहीं होगी, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, जो सम्मिश्रित जो है फ्रैक्चर होता है। ठीक है, उसको क्या, कंपाउंड फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं। इसमें होता यह है, हड्डी जो टूट जाती है और त्वचा से बाहर निकल आती है। ठीक है, घाव भी बन जाता है। हड्डी टूटती है और टूट कर वो क्या करती है, त्वचा से बाहर आ जाती है और जहाँ पे वो टूटती है तो वहाँ पे क्या होता है, त्वचा फाड़ देता है, वहाँ पे जख्म भी बन जाता है। ठीक है, तो जब हड्डी टूटेगी त्वचा से बाहर निकल आएगी, जख्म भी बनाएगी, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि सिंपल जो फ्रैक्चर होता है उसमें त्वचा नहीं फटती है, घाव भी नहीं होता और मुख्य रूप से हड्डी टूट जाती है। ठीक है, तो हड्डी टूटने के मुख्य जो होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हड्डी तथा त्वचा दोनों तथा त्वचा दोनों टूटते हैं और संक्रमण का खतरा भी रहता है, ऐसी स्थिति में कौन सा फ्रैक्चर होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दिया है, ऐसी स्थिति में कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। ठीक है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूट जाएगी, त्वचा भी फट जाएगी, जख्म हो जाएगा उसमें, और जब ऐसी कंडीशन होगी तो उसमें संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, पेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण होता है। ठीक है, जो पेशी होती है उनमें ऐंठन होती है, दर्द होती है, तो पेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या होता है, पेशियों में खिंचाव हो जाता है। ठीक है, खिलाड़ी है या एथलीट है जो कुछ, तो ये जो खेल रहा है तो उस समय क्या होता है, कभी कभार उनकी जो है मांसपेशियाँ जो होती हैं, पेशियाँ होती हैं, वो खिंच जाती हैं। ठीक है, तो जब खिंच जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में उनमें क्या होता है, उसमें ऐंठन हो जाती है और कभी कभी तेज दर्द, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द भी होने लगती है। ठीक है, तो पेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण होता है पेशी खिंचाव। अगला देखते हैं, रगड़ चोट है, तो रगड़ जो चोट होती है किसकी होती है, ये त्वचा की होती है, स्किन की होती है। देखते हैं आप, जैसे आप कभी मान लो कोई खिलाड़ी है या मान लो कोई गिर जाता है तो उसमें क्या होता है हल्की जो त्वचा स्किन होती है वो छिल जाती है। ठीक है, वो छिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रगड़ बोलते हैं। ठीक है, तो जो रगड़ चोट होती है वो किसकी होती है, वो त्वचा में, स्किन में होती है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, पेशियों का फट जाना या खिंच जाना कहलाता है, तो ये कहलाता है स्ट्रेन। ठीक है, पेशी जो होती हैं, पेशियों का फट जाना या खिंच जाना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। प्रश्न
प्रश्न नंबर 6, बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होता है। बंद चोट जैसे मान लो आप के कहीं चोट लग गई और वहाँ पे मतलब ना तो फटा है ना कटा है, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, उसमें गुम्मट टाइप से निकल आया, ठीक है, गुम्मट निकल आया यानी वो फूल गया, वो जहाँ पे चोट लगती है वो फूल जाता है, ना तो उसमें से ब्लड निकलता है ना तो त्वचा फटती है, ठीक है, और उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। तो सूजे हुए भाग को क्या कहते हैं, बंद चोट, ठीक है। और इसके जो मतलब बंद चोट जो होती है, जो गुम्मड़ होता है, इसमें क्या होता है, प्राथमिक उपचार, ठीक है। तो इसमें प्राथमिक उपचार जो होता है वो बर्फ या ठंडे पानी से सेकाई करनी चाहिए, जिससे उसकी सूजन में, उसके दर्द में राहत मिले, ठीक है। तो बंद चोट के जो बंद चोट होती है उसका प्रथम जो उपचार होता है तो बर्फ या फिर ठंडे पानी से सेकाई करनी चाहिए, यानी आइस पैक वगैरह से सेकाई करनी चाहिए, ठीक है। तो उससे होता क्या है, जो सूजन होती है, ठीक है, सूजन में और जो दर्द होती है उसमें राहत मिलती है। अगला देखते हैं, कंट्रास्ट बास्ट में प्रयोग की जाने वाली पहली वस्तु है, ठीक है। यानी प्रश्न नंबर 7 है हमारा, कंट्रास्ट बाथ में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु कौन सी होती है। तो इसमें क्या होता है, कंट्रास्ट बाथ में इसमें गर्म और ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है बारी बारी से, ठीक है। ठंडे पानी का और गर्म पानी का बारी बारी से प्रयोग किया जाता है। और कंट्रास्ट बाथ में मतलब जो प्रयोग मतलब इससे होता क्या है, कंट्रास्ट बाथ से क्या होता है, इसमें जो सूजन होती है शरीर की, सूजन व दर्द कम पड़ जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्रायोथेरेपी से आशय है। तो क्रायोथेरेपी जो होती है, इससे हम मतलब बर्फ के द्वारा जो उपचार करते हैं, ठीक है, तो उस विधि को क्या बोलते हैं, क्रायोथेरेपी विधि बोलते हैं, ठीक है। क्रायोथेरेपी उपचार बोलते हैं, ठीक है। बर्फ द्वारा किया गया उपचार क्या कहलाता है, क्रायोथेरेपी कहलाता है, ठीक है। क्रायोथेरेपी कहिए या इसको आइसोथेरेपी भी आपको कहीं कहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। क्रायोथेरेपी, आइसोथेरेपी, बर्फ के द्वारा उपचार करना, ये सब एक ही चीज़ है। अगला देखते हैं, और इससे होता क्या है, वही बस सूजन और दर्द में राहत मिलती है। अगला देखते हैं, गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है लचकता, ठीक है। क्या मापा जाता है, लचकता मापा जाता है। और मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, हमारे जो शरीर के अंग होते हैं, जोड़ होते हैं, ठीक है, उनमें कितनी गति होती है, ठीक है, कितनी गति हो रही है, मुख्य रूप से इसी को मापा जाता है, ठीक। अंगों और जोड़ों की जो गति होती है इसको मापते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लचकता, ठीक है। लचकता कितनी मतलब गति हो रही है हमारे जोड़ों में या अंगों में, कितनी गति हो रही है, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जो हमारा शरीर होता है उसमें जो अंग होते हैं, जोड़ होते हैं, उनमें देखा जाता है कि कितनी गति है कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं को मापा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लचकता बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, स्किन फोल्ड कैलिपर से क्या मापा जाता है। तो स्किन फोल्ड कैलिपर से मापते हैं शरीर की वसा, यानी हमारे जो शरीर में फैट होती है, वसा होती है, चर्बी होती है, ठीक है, मोटापा होता है, उसी को हम मापते हैं, ठीक है। तो स्किन फोल्ड कैलिपर से हम शरीर की वसा मापते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, ठंड व गर्म जल को बारी बारी से चोट पर उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसको हमने अभी पढ़ा है, जब बारी बारी से ठंड व गर्म जल का चोट वाले भाग पर प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं, कंट्रास्ट बाथ कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है, रिपीट कर देता हूँ, ठंड व गर्म जल को बारी बारी से चोट पर उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं, कंट्रास्ट बाथ कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, मालिश से अभिप्राय है, ठीक है। तो मालिश से अभिप्राय है वैज्ञानिक कला तथा हस्त कौशल, ठीक है। जो मालिश होती है, तो मालिश से क्या अभिप्राय होता है, वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल होता है, ठीक है। मालिश के 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, और मालिश के माध्यम से जो जो खिलाड़ी होता है उसको खेल से पहले 2-3 घंटे खेल से पहले मालिश कर देने से जो मांसपेशियां होती हैं वो मतलब बढ़िया कार्य करने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है, मालिश से हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण बढ़िया हो जाता है, बाकी नींद वगैरह अच्छी आती है। अब बहुत सारे मालिश से फ़ायदे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, डोपिंग परीक्षण में किसकी जांच की जाती है। तो डोपिंग जो परीक्षण होता है इसमें जो है पेशाब यानी रक्त और मूत्र, ठीक है, खून और पेशाब की जांच की जाती है, ठीक है। और इससे पता लगाया जाता है कि खिलाड़ी जो है वो नशे का सेवन तो नहीं करता है, नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं करता है, ठीक है। इसकी 2 एजेंसियां होती हैं, ठीक है। जो डोपिंग होता है, डोपिंग परीक्षण में पेशाब और खून की जांच की जाती है, यानी ब्लड और
पेशाब की जांच की जाती है। इसमें पता लगाया जाता है कि जो व्यक्ति है या खिलाड़ी है, एथलीट है, उसने मतलब नशे का मतलब सेवन तो नहीं किया है, इसी चीज़ का पता लगाया जाता है इसमें, ठीक है। और इसकी जो जांच करने की जो दो एजेंसी है, ठीक है, एक तो वाडा है, दूसरी नाडा है, ठीक है। तो वाडा जो होती है, ठीक है, कौन सी, वाडा, वाडा, ठीक है, वाडा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वाडा का, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये जो होती है पूरे विश्व भर की जो होती है नशीले पदार्थों को रोकने वाली संस्था, ठीक है। जो वाडा होती है पूरे इसका जो नशे पे प्रतिबंध लगाने वाली खिलाड़ियों में ये पूरे विश्व की संस्था होती है, ठीक है। पूरे विश्व में जितने भी खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, उन पर ये क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है कि कोई खिलाड़ी मतलब नशे का सेवन तो नहीं कर रहा है, नशीले पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और जो इसकी स्थापना हुई थी वाडा की 1999 में हुई थी लुसाने, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सॉरी, जो वाडा है, वाडा की स्थापना जो हुई थी 1999 लुसाने, स्विट्जरलैंड में हुई थी। और जो बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, ठीक है। और जो मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में है, ठीक है। और इसी क्रम में बात कर लेते हैं जो हमारा ये नाडा जो है, ठीक है, क्या है, नाडा, नाडा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, ठीक है। 2005 में स्थापना हुई थी, वो भी हमारे भारत में। ये हमारे भारत की एजेंसी है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय, ठीक, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय किसका, नाडा का। नाडा का फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई, 2005 में भारत में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करें कि वाडा की, तो वाडा का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो लुसाने में है, ठीक है, कहाँ है, लुसाने में है। और बात करें, सॉरी, इसका मुख्यालय जो होता है वो मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। जो ये वाडा जो होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी वाडा की। और इसका जो मतलब कहाँ हुई थी, तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक है। वाडा की स्थापना 1999 लुसाने, स्विट्जरलैंड में हुई है। और इसका मुख्यालय पूछे तो बता देना आप, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 15, ठीक है। एपिलेप्सी रोग संबंधित है, तो एपिलेप्सी जो रोग होता है संबंधित होता है नाड़ी संस्थान से, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो एपिलेप्सी जो रोग होता है इसको हम मिर्गी भी बोलते हैं, ठीक है, मिर्गी बोलते हैं। और ये किस अंग की बीमारी होती है, विकृत होती है, तो ये मानसिक विकृत होती है, मानसिक बीमारी होती है, ठीक है। इसमें जो इसका मरीज होता है मिर्गी का, तो इसमें क्या होते हैं, एपिलेप्सी रोग में जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसको बार बार दौरे पड़ते हैं, ठीक है, क्या पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं बार बार, ठीक है, बार बार दौरे पड़ते हैं। और उसी बार बार दौरे को क्या कहते हैं, मिर्गी बोलते हैं, जो कि एक मानसिक समस्या होती है, ठीक है। और गांव में इस समस्या को बहुत अलग तरीके से लोग देखते हैं, जादू टोना झाड़ फूंक में पड़ जाते हैं, जिससे और व्यक्ति के साथ पता नहीं कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, उनको पता नहीं होता कि मानसिक बीमारी है या फिर कहीं बाह्य कोई मतलब भूत चुड़ैल वाला कुछ ऐसा बोलते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। जो इसका पेशेंट होता है उसको मतलब जिसके मान लो दौरे पड़ते हैं या मिर्गी आती है, उसको एकांत में जहाँ पे है उसको खुली जगह में जहाँ पे हवा का आवागमन हो वहाँ पे उसको लिटा देना चाहिए आराम से। और उसके मुंह में कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं डालना चाहिए। उस कंडीशन में उसको सिर्फ हवा की ज़रूरत होती है, उसको हवा दीजिए, खुले में आराम से रखिए, भीड़ भाड़ मत इकट्ठा होने दीजिए, आराम से वो अपने मतलब 1 आध घंटे के अंदर बढ़िया से ठीक होकर फिट हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी उसको केवल न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, मानसिक जो रोग से संबंधित डॉक्टर होते हैं, वहाँ पे उनका इलाज करवाना चाहिए। उसके अलावा झाड़ फूंक टोना टटका कुछ नहीं करना चाहिए, वो सब अंधविश्वास है नाम मात्र, ठीक है। अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, एपिलेप्सी रोग संबंधित है, तो नाड़ी संस्थान से यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। और जो तंत्रिकी विकार होता है, इसमें बार बार दौरे पड़ते हैं और इसको मिर्गी बोलते हैं, ठीक है, इतना याद रखना आप। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर
16 गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गर्भ निरोधक गोलियां जो थी, टैबलेट्स थी गर्भ निरोध की, उनको सबसे पहले किसने विकसित किया था या किसने खोज की थी? तो अमेरिका के शोधकर्ता, बायोलॉजिस्ट इनको, ठीक है, बायोलॉजिस्ट भी थे और शोधकर्ता भी थे, ठीक है, अमेरिकी बायोलॉजिस्ट और शोधकर्ता कौन थे? ग्रेगरी पिनकस, ग्रेगरी गुडविन पिनकस इनका पूरा नाम है, ठीक है, ग्रेगरी गुडविन पिनकस इनका पूरा नाम है। कहाँ के थे? अमेरिका के शोधकर्ता और बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या किया था? गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया था, और ये इनकी जो दवा है स्त्रियों के लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद रही। और गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल आप जानते हैं किस लिए किया जाता है? जनसंख्या नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ, ठीक है। अगला देखते हैं, खेलकूद की चोटों के पुनर्वास, खेलकूद की चोटों के पुनर्वास में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो संशोधी व्यायाम का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में करेक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है, करेक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं, यानी संशोधी व्यायाम के माध्यम से चोटों के पुनर्वास में राहत मिलती है, ठीक है। तो हम इसको रिपीट कर देते हैं खेलकूद की चोटों के पुनर्वास में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो संशोधी व्यायाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 18, वह एकमात्र आसन कौन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है? ठीक है, वह एकमात्र आसन कौन सा है जो खाना खाने के बाद किया जाता है? तो ये होता है वज्रासन, ठीक है। और खाना खाने का मतलब यह है, खासकर कहा जाए कि दोपहर का खाना खाने के बाद किया जाता है, तो क्या किया जाता है? वज्रासन, ठीक है। वज्रासन जो होता है वो खासकर दोपहर का जो भोजन होता है उसको भोजन करने के बाद जो किया जाए वज्रासन, वो मुख्य रूप से माना जाता है, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा आसन कौन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है? तो वज्रासन जो है वो खाना खाने के बाद किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 19, पद्मासन और वज्रासन कैसे आसन है? तो ये धनात्मक आसन है, ठीक है। पद्मासन और वज्रासन कैसा आसन है? ये धनात्मक आसन है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है पूरक, कुंभक, रेचक, ठीक है। पूरक, कुंभक, रेचक किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो है प्राणायाम के चरण हैं, ठीक है। पूरक, कुंभक, रेचक किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। प्राणायाम में क्या होता है? श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है, ठीक है, श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। और ये जो इसमें पूरक शब्द होता है, इसका मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है। सांस को जब हम अंदर लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं, ठीक है। पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। कुंभक का मतलब होता है, ये जो कुंभक है इसका मतलब होता है सांस को अंदर जो ली है उसको रोकना, ठीक है, सांस को अंदर रोकना कुंभक कहलाता है। जो रेचक होता है, सांस को छोड़ना जो है उसको रेचक कहते हैं, ठीक है सॉरी। तो पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, कुंभक का मतलब होता है जो ली गई सांस है उसको अंदर रोकना, और फिर जब छोड़ते हैं सांस तो उसको रेचक बोलते हैं, ठीक है। और प्राणायाम का मुख्य जो कार्य होता है वो सांस पर नियंत्रण करना ही होता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, बैरिस्टिक सर्जरी जो होती है, ठीक है, बैरिस्टिक सर्जरी किस बीमारी में लाभदायक होती है? तो ये मोटापे में लाभदायक होती है, ठीक है। बैरिस्टिक सर्जरी जो होती है किस बीमारी से में लाभदायक होती है? मोटापे में लाभदायक होती है। अगला देखते हैं, ये पेट से संबंधित इसका कुछ इलाज किया जाता है। तो फिलहाल ज़्यादा नहीं जानकारी है इसके बारे में, लेकिन ये मान लो आप, बैरिस्टिक सर्जरी जो होती है किस बीमारी में लाभदायक है? तो ये मोटापे, ओबेसिटी में मतलब इसका फ़ायदा होता है, ठीक है, मोटापे में इसका फ़ायदा होता है। अगला देखते हैं 22 नंबर, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण होते हैं? ये नेता के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व, ठीक है। अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? तो ये नेता के गुण होते हैं, ठीक है। हालांकि किताबों में लिखा हुआ तो ये ठीक लगता है, लेकिन व्यक्तिगत ज़मीनी तौर पर देखें तो शायद हमें नहीं लगता है कि ये तीनों जो मतलब ये शब्द लिखे हुए हैं, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व, ठीक है, ये इसमें से कोई एक भी तत्व जो है उनको मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो हालांकि हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कोई तत्व आज के नेता में नहीं पाए जाते हैं। लगभग 80% कह लीजिए आप, 10-20% होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नियमित व्यायाम के कारण मांसपेशियों में वृद्धि होना
क्या कहलाता है, ठीक है। नियमित व्यायाम के कारण मांसपेशियों में वृद्धि होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइपरट्रॉफी, ठीक है। क्या कहलाएगा, हाइपरट्रॉफी कहलाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है हमारा प्रश्न, दीवार को ढकेलना उदाहरण है, तो ये आइसोमेट्रिक व्यायाम जो होता है इसमें इसका उदाहरण है, ठीक है। दीवार को ढकेलना किसका उदाहरण होता है, आइसोमेट्रिक व्यायाम का, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति खिलाड़ी कार्य करता है वो कार्य दिखता नहीं है, ठीक है। जो वो कार्य कर रहा होता है वो कार्य दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, जितने व्यायाम है आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और इसी प्रकार से, तो यहाँ पे हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। दीवार को ढकेलना एक उदाहरण है, तो आइसोमेट्रिक व्यायाम का है, इसको याद कर लेना। ये उदाहरण जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो दीवार को ढकेलना किसका उदाहरण है, आइसोमेट्रिक व्यायाम का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, षट कर्म शुद्धि क्रिया कितनी होती हैं, तो षट कर्म जिनको हम शुद्धि क्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी मिल जाएगा एक, षट कर्म या शुद्धि क्रिया कितनी होती हैं, तो ये 6 होती हैं कुल, ठीक है। जो षटकर्म क्रियाएं होती हैं, शुद्धि क्रियाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 6 होती हैं। कौन कौन सी, नेति, धवति, बस्ति, त्राटक, न्यवल, कपाल भांति, ठीक है। ये कौन कौन सी हैं, 6 हैं। नेति, धवति, बस्ति, त्राटक, नवल और कपाल भांति, ये 6 जो हैं शुद्धि क्रियाएं हैं। इनसे जो हमारा शरीर होता है इसको अंदर से, ठीक है, इसको शुद्ध किया जाता है, नाक द्वारा और गुदा द्वारा, मुंह द्वारा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अंदर जो पेट वगैरह होता है इसकी हम नाक, कान, गला, आँखें, इनकी हम साफ सफाई करते हैं, ठीक है। तो ये शुद्धि क्रियाएं कहलाती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। योग सूत्र के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे महर्षि पतंजलि, ठीक है। और जिन्हें योग का पितामह भी कहा जाता है। और योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और योग सूत्र के लेखक कौन है, महर्षि पतंजलि हैं। और महर्षि पतंजलि को योग का पितामह भी कहा जाता है। योग दिवस, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। फेफड़ों की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है, तो स्पायरोमीटर के द्वारा फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है, ठीक है, स्पायरोमीटर के द्वारा। अगला देखते हैं, जल चिकित्सा को कहते हैं, तो इसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। जब हम जल के माध्यम से चिकित्सा करते हैं, उपचार करते हैं, तो उसको हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है, ठीक है। तो जल चिकित्सा को हाइड्रोथेरेपी भी कहा जाता है। अगला है, शून्य परिकल्पना को जाना जाता है, तो अंतर रहित परिकल्पना, ठीक है। शून्य परिकल्पना को जाना जाता है, तो अंतर रहित परिकल्पना से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है, तो जनतंत्रवादी, ठीक है। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है जनतंत्रवादी यानी डेमोक्रेटिक, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में MA मास्टर डिग्री यानी, ठीक है, MA डिग्री प्रारंभ की थी, तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LNCPE बोलते हैं, जो कि ग्वालियर में है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में MA डिग्री प्रारंभ की थी, तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसे हम LNCPE बोलते हैं, और वो कहाँ है, ग्वालियर में, ठीक है। अगला देखते हैं, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ठीक है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 33। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस लिए विख्यात था, तो ये धनुर्विद्या, ठीक है। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यहाँ पे क्या किया जाता था, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, ठीक है। धनुष चलाने को किस प्रकार से चलाइए, तो उससे धनुष बाण संबंधी जो विद्या होती थी उसको पढ़ाया जाता था, ठीक है, उसको सिखाया जाता था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, फर्टलेग प्रशिक्षण, ठीक है, जिसे हम स्पीड प्ले भी कहते हैं, ये एक ही चीज़ है, ठीक। फर्टलेग प्रशिक्षण या स्पीड प्ले प्रशिक्षण से सहनशीलता विकसित होती है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, फर्टलेग प्रशिक्षण से सहनशीलता विकसित होती है, इसको किसने विकसित किया था, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना दिए हैं मैंने। एक में फर्टलेग प्रशिक्षण, जिसे हम स्पीड प्ले भी कहते हैं, ठीक है, इससे होता क्या है, इससे फर्टलेग या स्पीड प्ले से क्या होता है, सहनशीलता विकसित होती है, ठीक है।
तो इसको किसने यानी फर्टलेग प्रशिक्षण या स्पीड प्ले प्रशिक्षण को किसने विकसित किया था, हमारा क्वेश्चन है ये। तो कोई इसको विकसित किया था गोस्टा होमर, ठीक है, गोस्टा होमर। और कब करा था? 1937 में, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35। सर्किट ट्रेनिंग किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो एंडरसन और मॉर्गन द्वारा की गई थी, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो एंडरसन और मॉर्गन द्वारा करी गई थी। प्रश्न नंबर 36। किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहलाती है? ठीक है, किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वार्मिंग अप कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगी? वार्मिंग अप कहलाएगी। वार्मिंग अप जो होता है खेल से कुछ समय पहले किया जाता है, ठीक है, खेल से कुछ समय पहले किया जाता है। और वार्मिंग अप जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय वार्मिंग अप और एक निष्क्रिय वार्मिंग अप। सक्रिय वार्मिंग जो है, सक्रिय वार्मिंग अप जो होता है उसमें खेल कूद के माध्यम हल्के फुल्के व्यायाम के माध्यम से शरीर को गर्म किया जाता है। जबकि निष्क्रिय जो व्यायाम होता है उसको नशीले पदार्थों या नशीली दवाइयों के माध्यम से शरीर को गर्म करना होता है, उसको निष्क्रिय मतलब बोलते हैं वार्मिंग अप, ठीक है। तो वार्मिंग अप दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। और वार्मिंग अप क्या का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है? मांसपेशियों को खेल के अनुरूप तैयार करना होता है, गर्म करना होता है शरीर को, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है अरस्तू की। किसकी है? अरस्तू की है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 38। तो प्रश्न नंबर 38 क्या है? मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यवहार व मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रूसो को, ठीक है। प्रकृतिवाद का जो जनक माना जाता है किसे? रूसो को। और रूसो की एक बहुत अच्छी फेमस पुस्तक है एमाइल, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन कि एमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो हो जाएंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो सीखना एक व्यवहारिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। सीखना जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो व्यवहारिक हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। सीखना किस पर निर्भर करता है? तो ये परिपक्वता पर निर्भर करता है, यानी मिच्योरिटी, कि बालक जो है या व्यक्ति हो कितना मिच्योर है। जितना वो मिच्योर होगा उतने जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। तो सीखना किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर यानी मिच्योरिटी पर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 42। सबसे पहले सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। और इन्होंने कुल सीखने के 8 नियम बताए हैं, ठीक है। 8 नियम है जिसमें से 3 जो है मुख्य है, 5 गौण हैं। 3 जो हैं वो तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, ठीक है। तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, ये 3 नियम हैं, इनके मुख्य नियम हैं। कौन कौन से? तत्परता का, ठीक है, और एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। 3 नियम मुख्य हैं इनके, और 5 जो हैं इनके गौण नियम हैं। और इन्होंने थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था तो बिल्ली पर किया था, ठीक है। अगला देखते हैं। भूख प्यास नींद किस तरह के प्रेरक हैं? तो ये जन्मजात प्रेरक होते हैं, ठीक है। भूख प्यास नींद जो है ये किस तरह के प्रेरक होते हैं? जन्मजात प्रेरक होते हैं। अगला देखते हैं। एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, तो ये जो मान लो हमारा ये ट्रैक होता है, ठीक है, इसमें जो ये लेन बनी होती हैं, ये जो ट्रैक होता है इसकी जो लेन बनी होती हैं, ये जो लेन बनी होती हैं, पूछ रहा है कि इनकी चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है। तो एक लेन जो होती है, मान लो ये लेन है, इसमें जो खिलाड़ी दौड़ता है, धावक जो दौड़ता है, तो इसकी जो ये चौड़ाई होती है कितनी होती है? एक लेन की, लाइन नहीं है, लेन, इसको लेन बोला जाता है, ठीक है। तो एक लेन की जो दूरी होती है, मतलब चौड़ाई होती है, तो 1.22 मीटर यानी 1.22 मीटर जो होती है इसकी चौड़ाई होती है एक लेन की, ठीक है। तो इसी तरह से सभी लेन जो होती हैं उनकी चौड़ाई अपनी अपनी होती है, ठीक है। और ये इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ट्रैक की वो 400 मीटर होती है, ठीक है। कितनी? 400 मीटर होती है, 400 मीटर होती है। अब ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 45। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या होती है, तो ये 10 होती है, ठीक है। 110 मीटर बाधा में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और प्रत्येक बाधा का जो वजन होता है वो 10 kg होता है। अगला देखते हैं। अंजू बॉबी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एथलेटिक्स की प्लेयर थी, ठीक है। अगला देखते हैं।
फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये मिल्खा सिंह को जाना जाता है और ये भारतीय धावक थे। अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल में बात करी जाए खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 11 होती है, ठीक है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हॉकी में और क्रिकेट में भी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में जो प्लेइंग प्लेयर होते हैं, जो फील्ड में खेलते हैं, उन तो प्लेइंग प्लेयर जो होते हैं यानी फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में, तो इनके खेलने वाले प्लेयरों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी तीनों गेमों में 11-11 प्लेयर होते हैं एक पक्ष में, ठीक है। और फुटबॉल की बात करी जाए तो फुटबॉल में कुल नियम 17 होते हैं। अगला देखते हैं, अगला है 49 नंबर, किस खेल के खिलाड़ियों द्वारा सिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल के खिलाड़ी जो होते हैं वो सिन गार्ड का प्रयोग करते हैं। और प्रश्न नंबर हमारा है 50, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि पहला वो कौन सा फुटबॉलर है जो मतलब अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किया था, ठीक है। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, पीके बनर्जी हैं, ठीक है। और इनको कब मिला था, 1961 में मिला था, ठीक है। 1961 में मिला था। तो और जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत भी जो है 1961 से ही हुई थी, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1961 में हुई थी। और जिस साल हुई थी उसी साल इनको पीके बनर्जी को मिल गया था। और अर्जुन जो पुरस्कार होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है खिलाड़ी, जो प्लेयर उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी को दिया जाता है। उसमें देखा जाता है पिछले के 3-4 सालों का, लगभग 4 सालों का पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है कि इसने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो उस प्लेयर को मतलब सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे और कल फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।